हेलो स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज की वीडियो में आपको एमडी कैट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज बताने जा रहा हूं। और ये वीडियो जो है वो स्पेशली एमडी कैट के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। जो एमडी कैट के जो पेपर्स होते हैं उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एनबीक्यूज जो है वो ज़्यादातर आते हैं। अब उसमें फार्मूलाज का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो है वो आज की वीडियो उसी जो है वो टॉपिक के ऊपर है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो है वो एमसीक्यूज में जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, तो उसको हम आज की ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तमाम ही स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स और एमडी कैट के एस्पायरेंट स्पेशली इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो जो है ये हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स के लिए बना रहे हैं। जितने भी फर्स्ट ईयर के चैप्टर हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 2, उसमें हम जो सेकेंड ईयर के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ईयर के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उसमें हम शुरू करेंगे वेक्टर से, क्योंकि चैप्टर 2 इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर जो है इसकी जो है वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बनते हैं या फिर एनबीक्यूज जो है वो ज़्यादातर बनते हैं। सो वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है उसके फार्मूलाज को जानना। पहला हम जो फार्मूला लिखेंगे वो हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम जो है वो वेक्टर में सॉल्व करते हैं तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसमें जो उसके कंपोनेंट होते हैं। ये फार्मूला जो है वो हमारे पास बराबर होता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो अक्सर जो है वो दो कंपोनेंट्स जो है वो दिए जाते हैं, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है रिजल्टेंट का। इसी तरह से इसकी डायरेक्शन का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन भी मालूम की जा सकती है। तो डायरेक्शन हम निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। ये हम डायरेक्शन निकालते हैं इस फार्मूले से। इसी तरह से जो हमारे पास एक और मैग्नीट्यूड का फार्मूला है लेकिन वो कोसाइन लॉ का है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बाय कोसाइन लॉ। वेक्टर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा। सो ये जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक हमारे पास सवाल आता है एंगल मालूम करने के लिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमसे अक्सर जो है वो मालूम किया जाता है, तो हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो इस फॉर्मूले से हम एंगल निकालेंगे हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान का। ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ये जो है वो हमारे पास ये फार्मूलाज हैं
जो कि अक्सर वेक्टर्स जो है उसमें आ जाते हैं और हमें कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, इसी तरह से इसकी जो डायरेक्शन है, ये तो मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के, अगर हम डायरेक्शन मालूम करेंगे तो इन्हीं एंगल को यूज करेंगे। ठीक है, ये डिवाइड में चला जाएगा और फिर यहां से एंगल निकालेंगे, इसका भी इसी तरह से होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स के लिए, आप नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद हम फोर्स एंड मोशन में देखते हैं कि फोर्स एंड मोशन में हमारे पास कौन कौन से अहम फॉर्मूलाज हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और उसमें भी हमारे पास अंडर ग्रेविटी की जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अंडर ग्रेविटी की इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसके बाद हमारे पास न्यूटन्स लॉज आ जाते हैं, उसमें हमारे पास सेकंड लॉ है, ये फार्मूला जो है वो सेकंड लॉ का फार्मूला। इसी तरह से W इज इक्वल टू एम जी, ये फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ग्रेविटेशनल मास का पूछा जाता है, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल मास का फार्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास जो है वो मोमेंटम आता है। तो मोमेंटम हमारे पास जो फार्मूला है इसका वो है एम वी। इसी तरह से चेंज इन मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम, ये हमारे पास बराबर होता है एफ और टी, यानी कि फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जो कि हमारे पास एक और हमारे पास क्वांटिटी है जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स यही हमारे पास प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का, और ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। ठीक है, तो ये भी अक्सर जो है वो पूछा जाता है। इसी तरह से अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास फोर्स के बराबर है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाता है। m1 u1 प्लस m2 u2, ये बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी न्यूमेरिकल जो है वो बन जाती हैं, एनवीक्यूज जो है वो इसके बन जाते हैं। अब आगे इसमें एक सवाल आता है रिकॉइल गन का, रिकॉइल गन। तो इसमें हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन उसको रीअरेंज करके मैं आपको बता देता हूं। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा रिकॉइल गन का। तो ये अक्सर यूज होता है, ये यहीं से जो है वो ड्राइव करके बनाया गया है। यहाँ पे मास ऑफ बुलेट, मास वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो है हम वो लिखेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारे पास बराबर है F इक्वल टू म्यू, W भी लिख सकते हैं, म्यू एम जी भी लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है। म्यू जो है ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। इसके भी अक्सर जो है वो सवालात बन जाते हैं इससे रिलेटेड। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारे पास। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास मोशन इन टू डायमेंशन है। उसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कैलकुलेट होता है वी नॉट कॉस थीटा से। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये हमारे पास बराबर है वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है, इससे हम मैक्सिमम रेंज भी बना लेते हैं। यहाँ से हम मैक्सिमम रेंज बनाएंगे
तो ये मैक्सिमम रेंज हमारे पास बराबर हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन जी। ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास हाइट है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट का भी हमारे पास फॉर्मूला है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। तो ये फॉर्मूलाज भी अक्सर यूज होते हैं एनबीक्यूज के अंदर, तो ये आप जो है वो याद रखें। अब इसके बाद हमारे पास है चैप्टर 4 जो कि हमारे पास वर्क एंड एनर्जी है। वर्क एंड एनर्जी के आपको फॉर्मूलाज मैं बताता हूँ। सो वर्क एनर्जी में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है वर्क का फॉर्मूला जो कि बराबर है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये बहुत मरतबा यूज होता है, एंगल इसमें मालूम किया जाता है या एंगल दिए जाते हैं, फिर वर्क की जो नेचर है वो मालूम की जाती है कि वर्क की क्या नेचर है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 m v स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास बराबर है mgh। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका भी जो है वो यूज ज्यादा होता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एलिवेटर के केस के, एलिवेटर केसेस। ठीक है, अब एलिवेटर के केसेस में हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट केस जो है इसका, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या होता है, व्हेन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड। जब एलिवेटर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो अपेरेंट वेट होता है ये बराबर होता है एक्चुअल वेट और प्लस जो फोर्स है जो उस एलिवेटर के ऊपर लग रही होती है ऊपर की तरफ, उसके बराबर है। अगर हम चाहें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अपेरेंट वेट बराबर है mg प्लस ma। तो इससे क्या होता है, फिर अपेरेंट वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो है वो फॉर्मूला ये अक्सर बन जाता है, और ये भी जो है वो न्यूमेरिकल में अक्सर आ जाता है। सेकंड जो केस है हमारे पास वो है जब एलिवेटर जो है वो नीचे जा रहा होता है, व्हेन एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड। जब वो नीचे की तरफ जा रहा होगा तो ऐसे केस में हमारे पास जो अपेरेंट वेट होगा ये हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, mg माइनस ma। ये वाली कंडीशन होगी हमारे पास, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये बहुत मर्तबा जो है वो यूज होता है फॉर्मूला अक्सर जो है वो एमडी कैट में और ई कैट के जो पेपर होते हैं उसमें भी अक्सर ये सवालात बनते हैं लाजमी, तो इसको तो आप लाजमी नोट करें। ये केस फर्स्ट का जो फॉर्मूला है, इसी तरह से केस टू का जो फॉर्मूला है ये भी अक्सर आ जाता है। इसमें एक्सेलरेशन मालूम कर लिया जाता है और अक्सर जो है वो अपेरेंट वेट का मालूम कर लिया जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इसके जरिए बन जाता है। अब जो है वो इसका थर्ड केस जो है उसको हम देखते हैं। इसका थर्ड केस जो है उसमें हमारे पास व्हेन एलिवेटर इज फ्री फॉल। जब एलिवेटर फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल की कंडीशन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो अपेरेंट वेट होगा वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। अपेरेंट वेट जीरो होगा तो फिर क्या होगा, बॉडी वेटलेस फील करेगी। ये थर्ड केस है। तो ये जो है वो अक्सर यूज होते हैं फॉर्मूलाज, इनको नोट कर लें अच्छे से।
अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर हम देखते हैं सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, जो हमारे पास चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास रोटेशनल मोशन, रोटेशनल 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 एंड सर्कुलर मोशन। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में हमारे पास सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज होता है वो है एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये आर्क लेंथ है, ये रेडियस है, और ये जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जब कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है वो अक्सर ये वाले सवाल बन जाते हैं रेवोल्यूशन वाले, कि एक रेवोल्यूशन में जो है वो कितने जो है वो रेडियन होते हैं और कितने डिग्री होते हैं। तो ये जो है वो बहुत कॉमन सवालात हैं। तो हम जानते हैं 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर है और 360 डिग्री के बराबर है। तो ये जो है वो अक्सर आपसे रेवोल्यूशन मालूम करते हैं कि अगर आपको डिग्री दिए जाएं, ठीक है, आपको दिए जाएं 180 डिग्री, तो रेवोल्यूशन उसमें कितने होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, 180 को आपने डिवाइड कर देना है 360 डिग्री से, ये बराबर हो जाएगा रेवोल्यूशन के। ठीक है, तो ये जो है वो फॉर्मूला आप रेवोल्यूशन मालूम करने के लिए यूज कर सकते हैं। 180 को डिवाइड कर देंगे 360 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, यानी कि 1/2 रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन होता है 180 डिग्री के ऊपर। इसी तरह से इसके और सवालात किस तरह से बनते हैं। इसके और सवालात जो है वो बनते हैं, हमें अक्सर जो है वो एंगुलर वेलोसिटी दी जाती है और फिर हमें कन्वर्ट करनी होती है उसको रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है, इसलिए हमें इसको फिर कन्वर्ट करना होता है। तो फिर हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम कन्वर्ट इस तरह करते हैं कि 20 को फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई से और डिवाइड कर देते हैं 60 से। राउंड जो है या फिर रेवोल्यूशन जो है, ये हमारे पास जो है वो बड़ा यूनिट है। फिर हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर मिनट से हम सेकंड में जाएंगे तो फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राउंड पर मिनट से जब भी हम जो है वो रेडियन पर सेकंड के अंदर जाएंगे तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा यूनिट हमारे पास। इस तरह से जो है वो ये सवाल इसके बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास है एंगुलर और लीनियर हमारे पास रिलेशन है। जैसे कि हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये बराबर है आर अल्फा के। इसी तरह से जो हमारे पास टॉर्क है ये बराबर है आई अल्फा। ये फार्मूलाज अक्सर यूज होते हैं, इसकी लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज का रिलेशन जो है वो मालूम किया जाता है। इसी तरह से आगे आगे बढ़ेंगे हम, और यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन जो के, इसको हम आर एम वी भी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम आगे मूव करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला है आई ओमेगा। ये एक और फार्मूला है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी। और नेट टॉर्क देखें है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। सो ये जो है इस तरह से जो है वो फार्मूलाज आते हैं। हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ये हमारे पास मेन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। इसी तरह से इसमें जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की बात करें तो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होने की वजह से उसके जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो भी अलग होगा। जैसे कि जो हमारे पास हुप या फिर रिंग है, हुप और रिंग, इसका हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर।
अब ये हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का डिफरेंट होगा, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के एतबार से। इसी तरह से हमारे पास जो डिस्क है या फिर हमारे पास जो सिलेंडर है इसका फॉर्मूला भी जो है वो इस तरह से होगा 1/2 एम आर स्क्वायर। अब अगर हम स्फेयर की बात करेंगे तो स्फेयर का फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूं होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। और हम यूनिफॉर्म रॉड की बात करें, अगर यूनिफॉर्म रॉड का हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/12 एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने की वजह से जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इन तमाम ही ऑब्जेक्ट की ये भी डिफरेंट होगी। इस तरह से हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एस्केप वेलोसिटी जो है हमारे पास ये बराबर है रेडिकल 2g h, और ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास है रेडिकल gm/r। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो अक्सर जो है वो आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और फ्लूइड डायनेमिक्स और स्टैटिक फ्लूइड जो है उसके फार्मूलाज देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज उसमें आते हैं। तो स्टैटिक फ्लूइड के अंदर हमारे पास जो प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद अगर हम प्रेशर इन लिक्विड की बात करें तो ये बराबर है ρgh के, एक ये फार्मूला भी बहुत ज़्यादा अहम है। और इसी तरह से हाइड्रोलिक प्रेस का एक फार्मूला है हमारे पास, हाइड्रोलिक प्रेस वो है हमारे पास F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। ये भी जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आ जाते हैं हम फ्लूइड डायनेमिक्स पे। तो डायनेमिक्स पे हम बढ़ते हैं आगे, डायनेमिक्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और फार्मूला यहाँ पे बता देता हूँ जो कि हमारे पास है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का भी फॉर्मूला अक्सर एनबीक्यूज में पूछा जाता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये एक सिंबल है जिससे डिनोट किया जाता है सरफेस टेंशन, जो कि बराबर है फोर्स पर यूनिट लेंथ के। अब हम डायनेमिक्स पे आ जाते हैं। तो डायनेमिक्स में हमारे पास स्टोक्स लॉ है। सबसे पहले स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ हमारे पास बराबर है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये जो है हमारे पास स्टोक्स लॉ है, इसकी भी अक्सर न्यूमेरिकल बन जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमारे पास है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये हमारे पास सेकंड फार्मूला है। इसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन का फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन हमारे पास है P1 प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH। ये हमारे पास बराबर है कांस्टेंट, ठीक है। या फिर P1 और रो1 V1 और H1 ये पूरी वैल्यू जो है आप एक और वैल्यू के बराबर ले सकते हैं, दूसरे पॉइंट के बराबर ले सकते हैं। P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस डेंसिटी H2, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इसके बराबर हो जाए। तो
ऑसिलेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास हुक्स लॉ आता है, F इज इक्वल टू के एक्स, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास मास अटैच टू स्प्रिंग में जो टाइम पीरियड है मास अटैच टू स्प्रिंग का 2 पाई रेडिकल m अपॉन के। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई रेडिकल l अपॉन g। इसी तरह से आगे हम चलें तो मास अटैच टू स्प्रिंग में हमारे पास जो पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो हमारे पास बराबर होती है ओमेगा रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारे पास जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, ये हमारे पास बराबर होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये बराबर होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये याद रहे, ये पार्टिकल जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी ये टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। और आगे हमारे पास स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर जो स्पीड होती है वेव की वो हमारे पास बराबर है रेडिकल टी डिवाइडेड बाय म्यू। स्ट्रिंग की डेंसिटी का सिंबल है। इसको हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, टेंशन की जगह हम फोर्स लिख सकते हैं, और इस म्यू यानी कि जो सिंबल है हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ का, इसकी जगह हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो एल ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसकी भी अक्सर न्यूमेरिकल आ जाती है। अब हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक का जो सवाल बनता है उसके फार्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट हार्मोनिक, ये हमारे पास बराबर है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर होती है v डिवाइडेड बाय 2l, और यहाँ पर लैम्डा 1 बराबर है 2l के। और इस तरह से एफ एन एक और फार्मूला होगा हमारे पास n v डिवाइडेड बाय 2l। ये एक और हमारे पास फार्मूला बन गया। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से। इसकी पूरी डिटेल मैंने जो है वो MCQs की एक अलग वीडियो में बनाई हुई है, और इसमें इम्पॉर्टेंट MCQs भी तमाम ही इसी टॉपिक से बताए हैं। वो वीडियो जो है वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लाजमी देख लें। उसमें असाइनमेंट भी मौजूद है आपके लिए, सो वो असाइनमेंट भी आप सॉल्व करें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। स्पीड ऑफ साउंड के जो हमारे पास फार्मूलाज हैं ये हमारे पास v इज इक्वल टू 2d/t। एक ये है बाय इको मेथड वाला, बाय इको मेथड। और स्पीड ऑफ साउंड जो है एक जो हमारे पास है अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये रो का सिंबल डेंसिटी है, और ये हमारे पास है मॉड्यूलस। ये हमारे पास बल्क मॉड्यूलस है, यानी कि जो हमारे पास जिस मीडियम में साउंड ट्रैवल कर रहा होता है उसकी ये जो है वो डेंसिटी है, तो उसका ये कांस्टेंट है। तो इस तरह से फार्मूला है। लेकिन न्यूटन ने भी एक स्पीड ऑफ साउंड बताया था, फिर उसके बाद लैप्लास ने भी बताया। तो न्यूटन का जो स्पीड ऑफ साउंड है ये हमारे पास बराबर है p डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और जो लैप्लास का जो स्पीड ऑफ साउंड है ये है हमारे पास बल्क मॉड्यूलस। उसने भी एक कांस्टेंट दिया था मॉड्यूलस, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास 1.6, और ये जो है हमारे पास प्रेशर है और ये डेंसिटी है। तो ये लैप्लास का स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला ये हमारे पास हो गया। अब डॉपलर इफेक्ट के भी कुछ सवाल बनते हैं, भी आप देख लें। इसको भी जो है वो हम लिखते हैं यहाँ पे, आप नोट डाउन करते जाएं। डॉपलर इफेक्ट जो है हम जानते हैं कि उसमें सबसे पहले क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो है, ठीक है, या फिर लिसनर जो है,
ये अप्रोच कर रहा होता है सोर्स को, ठीक है, अप्रोचिंग। तो फिर क्या होता है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारे पास बराबर होती है v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी, और ये हमारे पास फॉर्मूला है कि जब ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा हो इसको, सोर्स को, और जब ऑब्जर्वर मूव अवे हो, ठीक है, या फिर मूविंग अवे हो, मूविंग अवे, जब ऑब्जर्वर मूविंग अवे हो सोर्स से, तो फिर यही फॉर्मूला बन जाता है v माइनस वी नॉट वी और f। इसी तरह से सोर्स इज अप्रोचिंग, अब सोर्स जो है वो अप्रोच कर रही है, तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होगा ये हमारे पास बराबर होगा v डिवाइडेड बाय v माइनस वी नॉट और f। और अगर अप्रोच मूविंग अवे होगी तो सिर्फ ये वाले साइन की जगह प्लस आ जाएगा, बाकी एज इट इज वही रहेगा। तो इसके भी जो है वो सवालात बन जाते हैं। कौन सा केस ये आपको दे देते हैं, ये बस आपने याद रखना होगा इन फार्मूलाज से। 4 केस हैं इसके, 1 2 3 और चौथा केस जो मैंने आपको बताया। तो 4 केस जो है वो अक्सर आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। वेव ऑप्टिक्स के जो फार्मूलाज हैं वो कम ही यूज़ होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते। उसमें से सबसे जो फेमस फार्मूला है जो अक्सर यूज़ होता है एनबीक्यूज़ में, वो है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ये अक्सर जो है वो यूज़ होता है। डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस है, ठीक है, और दो वेव के दरमियान का। एम जो है ये ऑर्डर है फ्रिंज का, और लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है। इसी तरह से एक और फार्मूला यूज होता है फ्रिंज स्पेसिंग का। फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला यूज होता है। फ्रिंज स्पेसिंग को डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, डेल्टा वाई से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी, ये हमारे पास फार्मूला है। एल इज द सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, d is the path difference and lambda is the wavelength। तो ये जो है हमारे पास ये फार्मूला हो गया, अक्सर यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स की। अब हम रे ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। रे ऑप्टिक्स, जिसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो अहम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमारे पास बराबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दो हमारे पास साइन एंगल का रेशियो जो है वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। स्नेल्स लॉ ये यूज होता है अक्सर। इसी तरह से एन इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी, ये फॉर्मूला अक्सर यूज होता है एनपीक्यूज में। इसी तरह से जो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है साइन इनवर्स टू डिवाइडेड बाय n1। n1 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, जिसमें से जो वेव है लाइट वेव ये बाहर निकल रही है, और n2 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है। तो ये जो है वो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है जो हमें अक्सर जो है वो एनबीक्यूज के अंदर आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास है लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। ये हमारे पास लेंस फार्मूला बहुत कॉमन है, अक्सर आता है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला भी अक्सर आ जाता है एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ, ये भी जो है वो अक्सर मालूम कर लिया जाता है। पावर ऑफ लेंस का फार्मूला 1 अपॉन एफ, ये भी अक्सर आ जाता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम जानते हैं 2f के बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रे ऑप्टिक्स के यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के। अब हम थर्मोडायनेमिक्स के फार्मूलाज देखते हैं।
तो ये वाला फार्मूला जो है वो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए है। अगर फ़ारेनहाइट हो तो ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला फार्मूला जो है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। सो ये जो दो फार्मूलाज हैं कॉमन यूज़ होते हैं, अक्सर एमसीक्यूज इसके बन जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह से लेटेंट, इसी तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला, ये हमारे पास एन और एम डेल्टा टी, ये मोलर स्पेसिफिक हीट और ये स्पेसिफिक हीट का फार्मूला। अब आगे हम थर्मोडायनेमिक्स पे चलते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का हमारे पास फार्मूला है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हमारे पास तीन प्रोसेस हैं इसमें। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक जो प्रोसेस है इसमें हमारे पास डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू जो है ये बराबर होता है पी डेल्टा वी के। इसी तरह से आइसोकॉरिक जो प्रोसेस है इसमें हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू जो है ये ज़ीरो होता है। आइसो थर्मल जो प्रोसेस है इसमें हमारे पास डेल्टा यू ज़ीरो होता है। और एडियाबैटिक में हमारे पास जो डेल्टा क्यू है ये ज़ीरो होता है। तो इस तरह से ये फार्मूलाज बन सकते हैं तमाम ही प्रोसेस के लिए। हीट इंजन की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है हमारे पास इज इक्वल टू 1 - T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंट। ये हमारे पास हीट एफिशिएंसी, हीट इंजन की एफिशिएंसी। इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 - Q2 डिवाइडेड बाय Q1 और मल्टीप्लाई 100। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो है वो फार्मूलाज। अब एंट्रोपी का भी फार्मूला है हमारे पास। एंट्रोपी का अक्सर जो है वो सवाल बन जाता है। तो एंट्रोपी का फार्मूला होगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। ये हमारे पास एंट्रोपी का फार्मूला है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज और ज़रूरी फार्मूलाज जो कि एमडी कैट के जो है वो टेस्ट में अक्सर सवालात इन फार्मूलाज के बन जाते हैं। मैंने आपको बताया अभी फर्स्ट ईयर चैप्टर के हमने कंप्लीट किए हैं फार्मूलाज, और फिर आने वाली वीडियो में मैं तमाम ही इंटर के जितने भी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिसके सवालात बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो उम्मीद करता हूं कि ये तमाम ही फार्मूलाज आपने नोट डाउन किए होंगे और इसको अच्छे से आपने जहन नशीन किया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि इस तरह से जो है वो आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकूं, ताकि आप सबके लिए वो यूज़फुल रहें। सो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।